नमस्ते आचार्य जी। मैं हिंदी फिल्म एंड टेलीविज़न इंडस्ट्री में एक एक्टर, एक कास्टिंग असिस्टेंट और असिस्टेंट डायरेक्टर की तरह काम कर चुका हूँ पिछले 4 सालों से। इस इंडस्ट्री में काम वासना और पैसों का लालच बहुत गहरी तरह से मौजूद है और शायद मैं भी इसकी तरफ शायद नहीं, मेरे इसकी तरफ आकर्षित होने के कारणों में से सबसे मेन 2 कारण शायद यही हैं। और सिर्फ ये इंडस्ट्री नहीं, इसका प्रोडक्ट भी इन चीज़ों को बहुत प्रमोट करता है। जो थोड़ी बहुत स्किल्स हैं वो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड ही हैं मेरे अंदर, और ये भी लगता है कि इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल है एक बहुत ही सही बदलाव लाने का और एक बहुत वाइड स्केल पे बदलाव लाने का। लेकिन क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, लेकिन ये चेंज कैसे लाया जाए इसकी क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल भी। चलिए बात करते हैं, बताइएगा। बैठिए। पहले उनके पक्ष से बात शुरू करते हैं जिन पर इल्ज़ाम है। क्योंकि उनकी निंदा वगैरह तो सब करते ही रहते हैं, मैं भी कई बार कर चुका हूँ पहले। ज़रा वहाँ से देखते हैं जहाँ वो खड़े हैं। वो आपको जो भी माल मसाला परोस रहे हैं, आपने 2 बातें कही, पैसे का लालच और वासना। वो आपको जो भी चीज़ें परोस रहे हैं, क्या वो परोस सकते थे अगर उनकी सामग्री आपको बिल्कुल ही स्वीकार न होती तो? ऐसा संभव था क्या? वो आपको जो दे रहे हैं वो आपको स्वीकार है, और स्वीकार इसलिए है क्योंकि वो कहानी सिर्फ बाहर के पर्दे की नहीं है, सिनेमा के पर्दे, उसकी स्क्रीन की नहीं है। वो कहानी हमारी भीतरी स्क्रीन की है। वो जो रजत पटल है वहाँ ही नहीं है, मानस पटल पर है वो कहानी। वो लोग भी इसी समाज से उठ करके आते हैं, वो लोग भी इसी सभ्यता, इसी संस्कृति की उपज हैं, फिर इसके अंग हैं। वो जो पटकथा लिखते हैं वो घर घर की कथा से बहुत अलग कैसे हो सकती है, बताइए ना। हम जानते हैं भली भांति कि अगर मैं एक कलाकार हूँ, एक निर्देशक हूँ, निर्माता हूँ, कुछ भी हूँ, तो मेरा दायित्व है कि मैं समाज को दिशा दूँ, इत्यादि इत्यादि। वो बात हम बाद में कर लेंगे, पर पहले हमें समझना ये होगा कि ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत अलग नहीं हो सकती प्राकृतिक तौर पर उस समाज से जिससे ये उठती है। अलग हो सकती है अगर कुछ जादू सा हो जाए, अलग हो सकती है अगर कोई अकेला व्यक्ति अपने दम पर, अपनी चेतना की ताकत पर, अपने सत्य के विश्वास पर विद्रोह करे और बिल्कुल अलग राह चले, तो तब एक अलग तरह के सिनेमा का निर्माण हो सकता है। और वैसा हुआ भी है, हुआ है ना। बीच बीच में यदा कदा उस अंधेरे में हमें कोई चिंगारी देखने को मिल जाती है, कोई फिल्म आ जाती है जो बिल्कुल अलग होती है। कोई अभिनेता आ जाता है जो घटिया रोल करने से मना ही कर देता है। लेकिन फिर हम ये भी पूछते हैं कि
उन फिल्मों का हश्र क्या हुआ? वो अभिनेता किस गुमनामी में खो गए? अभी फिल्म आई है रॉकेटरी, बुरी नहीं है, फ्लॉप हो गई। किसने फ्लॉप करी? फिल्म बनाने वाले ने या फिल्म देखने वाले ने? और देखने वाला कौन है? उस इंडस्ट्री के अंदर का है या समाज के अंदर का है? तो उस फिल्म को फ्लॉप कराने का जिम्मा किसका है? जिन्होंने वो फिल्म बनाई या जिन्होंने वो फिल्म देखी या नहीं देखी? बल्कि जल्दी बोलिए। तो दोष इंडस्ट्री को दें क्या? इंडस्ट्री अगर कुछ ढंग का आपको परोस भी दे तो हमारी खाने की इच्छा कहाँ होती है? हाँ, अब कोई आ जाए बिल्कुल सिरफिरा दीवाना, सच्चाई का आशिक, वो कहे मुझे कितना भी नुकसान होता हो होता रहे, मैं तो सही सिनेमा ही बनाऊंगा, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि वो एक के बाद एक घाटा सहते हुए भी, फ्लॉप सहते हुए भी अच्छा सिनेमा बनाता जाए। और भविष्य के लिए अच्छी कला छोड़ता जाए कि देखो कुछ अच्छा बना दिया है, उस समय के लोगों ने नहीं देखा, पर क्या पता आगे लोग देखें। ऐसा हो सकता है, पर ऐसा करने के लिए कोई बहुत दमदार बंदा चाहिए। हमने कहा सच्चाई का आशिक। वो बात प्रकृति विरुद्ध होगी। प्रकृति की जो नियमित योजना है, प्रकृति का जो साधारण बहाव है, उसमें जो हमारे साधारण क्रियाकलाप होते हैं उनसे हटने के लिए बहुत जगह, बहुत संभावना, बहुत प्रोत्साहन नहीं उपलब्ध है। दो बातें बोली थी, लोभ और काम, उसमें हिंसा भी जोड़ दो, उसमें और बातें भी जोड़ दो, नशा है बहुत फिल्मों में, मद जोड़ दो उसमें। ये सब जो है, काम, लोभ, मद, मोह, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये प्राकृतिक गुण हैं। ये वो सब चीजें हैं जिनको हम कहते हैं कि जंगल में भी पाई जाती हैं। आप किसी पशु के पास चले जाइए, उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्रोध भी मिलेगा, भय भी मिलेगा, लोभ मिलेगा, ये सब मिलेगा वहां पर। वो सब कुछ उस पशु में मिलता है, जंगल में मिलता है, इसीलिए मानव में भी मिलता है और मानव के समाज में मिलता है। मानव पशु है, समाज जंगल है। मानव केंद्रीय रूप से पशु ही है, और ये हम जिसको अपना समाज बोलते हैं, इसमें भले आपको सभ्यता के और मानव की निर्मित के बड़े चिन्ह दिखाई देते हो। आप कहते हो ये देखो, ये इतना बड़ा ऑडिटोरियम है, या इतनी चौड़ी सड़कें हैं, हमने इतना कुछ निर्मित कर दिया है, विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है। ये सब कुछ जंगल में थोड़ी ही पाया जाता है। नहीं, आप भ्रम में मत आ जाइएगा। ये सब कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जंगल ही है। वो हो सकता है कि बहुत आधुनिक तकनीक का कोई इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हो आपके हाथ में, लेकिन है वो जंगल का ही उत्पाद। देखिए, जंगल में और समाज में, पशु में और मानव में अंतर बुद्धि का नहीं, चेतना का होता है। ये हम बात नहीं समझ पाते। आप अपने बच्चों को भी ऐसे ही कह देते होंगे ना
कि अरे 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 वो डॉगी है, उसमें बुद्धि नहीं है। और जब आप किसी को बेअक्ल देखते हैं, उसके पास बुद्धि नहीं होती, तो आप उसको ऐसे ही कह देते हैं, अरे निरा जानवर है, बुद्धि नहीं है। नहीं, जानवर में और इंसान में अंतर ये नहीं होता कि जानवर के पास बुद्धि नहीं है और इंसान के पास बुद्धि है। बुद्धि के होते हुए भी आप निरे जानवर हो सकते हैं। और इसीलिए दुनिया की ये जो पूरी बुद्धिमान जनसंख्या है, ये बुद्धिमान होते हुए भी 99.9% पशु ही है। बुद्धिमत्ता किसी भी तरीके से गारंटी नहीं है इंसान हो जाने की। आप बहुत बुद्धि रख सकते हैं, लेकिन पूरे पूरे जानवर हो सकते हैं, और वो बुद्धि आपकी दरिंदगी के ही काम आनी है। कैसा है? बड़ा बुद्धिमान पशु है तो पशु ही, बुद्धि उसको और मिल गई है। जंगल के पशु के पास सिर्फ नाखून होते हैं, पैने पंजे, और जो शहर का पशु है उसके पास बुद्धि होती है। तो बुद्धि के आधार पर भेद नहीं कर सकते। जानवर में और इंसान में अंतर चेतना का होता है। चेतना बहुत दूसरी चीज है। बुद्धि का संबंध एक ऐसी चीज से है, बुद्धि स्वयं एक ऐसी चीज है जो आपके पास होती है। बुद्धि उपकरण है, ये बुद्धि का निर्माण है। इसे किसने बनाया? बुद्धि ने बनाया। ये मेरे पास है, इसे मैं हाथ में पकड़ सकता हूं, ये बुद्धि है। बुद्धि ने, जो भीतरी बुद्धि है, जब वो एक टेंजिबल, एक स्थूल रूप ले लेती है तो ये बन जाती है। ठीक है, ये बुद्धि है। बुद्धि क्या है? एक ऐसी चीज जो मेरे पास है, जो मेरे हाथ में है। चेतना क्या है? वो जो मैं हूं। इन दोनों में बहुत अंतर है। बुद्धि आपके हाथ की चीज है, कुछ जिस पर आपका स्वामित्व है, समथिंग दैट यू ओन। और चेतना क्या है? वो जो आप स्वयं हैं। इसलिए बुद्धि तो चेतना की गुलाम होती है। हमने कहा ना, बुद्धि पर तो चेतना का स्वामित्व होता है। आप पशु हैं या मनुष्य, ये तय होता है आपकी चेतना से। चेतना ऊंची है तो आप मनुष्य हैं, और चेतना अगर नीची है, नीची चेतना से क्या आशय है? जो चेतना प्रकृति से ही बंधी हुई हो। चेतना अगर प्रकृति से बंधी हुई है और आप कहते हैं कि मैं प्राकृतिक हूं, मैं देह हूं या मैं देहबद्ध हूं, तो आप क्या हो गए? पशु हैं। जो देह के पाश में बंधा हुआ है उसका नाम पशु है। यही पशु की परिभाषा है। पशु की परिभाषा ये नहीं है कि जिसमें बुद्धि कम है वो पशु है। जो देह के पाश में बंधा हुआ है, पाश माने बंधन, ठीक है, जो देह के पाश में बंधा हुआ है, जो भौतिकता के पाश में बंधा हुआ है। देह माने कोई ऐसी चीज जो भौतिक है, भौतिक माने मटीरियल। जो देह के पाश में बंधा हुआ है वो पशु है। जो अपने शरीर से आगे कुछ जान ही नहीं पा रहा, जो अपने शरीर से आगे अपनी हस्ती नहीं देख पा रहा, वो पशु है। अब आप अगर देह के पाश में ही बंधे हुए हो, लेकिन बुद्धि बहुत है आपके पास, तो वो बुद्धि भी फिर किसके इशारों पर नाचेगी? बुद्धि बहुत है और पैनी बुद्धि है, पर वो बुद्धि किसके इशारों पर चलेगी? देह के। और देह में क्या बैठे हो? देह में यही सब तो बैठे हुए हैं। सब काम, क्रोध, मद, मोह जितने विकार हैं वो देह में ही बैठे हुए हैं। बच्चा ये सारे विकार अपने साथ लेकर के पैदा होता है। आपने बात फिल्म इंडस्ट्री की करी थी, मैं बात को थोड़ा विस्तार में ले रहा हूं। तो हम सब वैसे ही हैं, ठीक है। ये एक जंगल ही है हम जिसमें रहते हैं, जीते हैं। ये पूरा निरा जंगल है। अब इस जंगल में अगर आपको वही सब देखने को मिल रहा है जो आपको पेड़ पौधे पत्थर वाले हरे जंगलों में देखने को मिलता है,
तो इसमें आपको इतना ताज्जुब क्यों होता है? वास्तव में ये जो ताज्जुब है ये स्वयं ही अहंकार और भ्रम का द्योतक है। प्रश्नकर्ता कह रहे हैं कि ये फिल्म इंडस्ट्री है और इसमें यही सब चलता रहता है कि झूठ दिखा दो, भ्रम दिखा दो, जो देख रहे हैं उन्हें थोड़ी देर के लिए सपनों में पहुंचा दो, किसी को भिड़ा दिया, किसी को नचा दिया, निचले तल की भावनाएं उत्तेजित कर दी, यही सब चलता रहता है। अरे बाबा, ये तो चलेगा ही ना, क्योंकि ये तो प्रकृति का विधान है। यही सब जंगल में चलता है कि नहीं चलता है? जंगल में यही चलता है ना, तो आपके शहरी जंगल में भी यही चलेगा। इस पर क्लेश करने से, इस पर छाती पीटने से कोई लाभ नहीं होना है। जो वहां चल रहा है वो यहां चल रहा है। बस इतना सा है कि जो शहरी जानवर है वो कपड़े पहन करके बैठ गया है, जो शहरी जानवर है उसके पास भाषा आ गई है। भाषा वहां भी होती है पर बड़ी अविकसित भाषा होती है। यहां चूंकि आपके पास बुद्धि है तो आपने भाषा विकसित कर ली है। आपने एक संयोजित तरीके से काम करना सीख लिया है, तो आप बड़े बड़े समूहों में काम कर लेते हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कर लेते हैं अपने स्वार्थ की खातिर। आप व्यापार कर लेते हैं, यहां से माल चलता है अमेरिका पहुंच जाता है, वहां से डॉलर चलता है भारत आ जाता है। लेकिन ये जो कुछ भी चल रहा है इसके आधार में वही सब सिद्धांत हैं जो जंगल की व्यवस्था चलाते हैं। आप गौर करके देखिएगा, क्या हम कुछ भी ऐसा करते हैं जो पशु भी ना करता हो? बस पशु बहुत आरंभिक रूप में करता है, हम उसको और विकसित रूप में कर लेते हैं। अभी हम व्यापार की बात कर रहे थे, व्यापार पशुओं में भी होता है। आप अपने लिए एक जगह बनाते हो, आप कहते हो ये मेरा घर है, फिर कहते हो मोहल्ला है, फिर कहते हो कि प्रांत है, फिर कहते हो देश है। इस तरह की व्यवस्था पशुओं में भी होती है। आप जैसे सीमाएं खींचते हो, ये मेरे घर की सीमा है, पशु भी अपने क्षेत्र की, अपने इलाके की सीमाएं खींचा करते हैं। और उनके इलाके में अगर कोई घुसपैठ कर दे, अतिक्रमण कर दे, तो उन्हें भी वैसे ही क्रोध आता है जैसे आपको आता है। एक आम आदमी की, संसारी की जिंदगी 2-4 कामों में बीत जाती है। पैसे कमाने में, घोंसला बनाने में, साथी को ढूंढने में, खोजने में, मनाने में, और जब उसको खोज ले तो फिर उसको किसी तरीके से निभाने में। यही तो जंगल में भी हो रहा होता है ना। बस हमारे पास चूंकि भाषा है, इसीलिए हम भाषा का उपयोग करके अपने आप को भ्रम में रखे रहते हैं। जंगल में एक नर पशु एक मादा पशु के पीछे जाता है तो वहां बात बड़ी साफ होती है, दिख जाता है कि क्या चल रहा है। पर वही काम हमारे सुसंस्कृत समाज में थोड़ा दबे छुपे तरीके से होता है, प्रच्छन्न होके होता है, पता नहीं चलता कई बार। तो हमको लगता है कि शायद किसी ऊंचे तल की घटना घट रही है। ऊंचे तल की कोई घटना नहीं घट रही। यहां भी वही हो रहा है जो जंगल में होता है। बस पशु अपने आप को धोखा नहीं देता और इंसान अपने आप को धोखा देने में माहिर है। इंसान खुद को जता लेता है कि वो कोई ऊंचा काम कर रहा है। ऊंचा काम क्या कर रहा है? तो एक इंडस्ट्री की बात नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री भर की बात नहीं है। उनका जो उत्पाद है वो बहुत साफ साफ दिखाई दे जाता है कि देखो नंगई कर रहे हैं, बिल्कुल दिख जाता है पर्दे पर। आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लीजिए, वहां पाशविक काम ही तो हो रहे हैं। आप मुझे एक इंडस्ट्री बताइए ना
जिसमें कोई ऐसा काम हो रहा है जो चेतना के तल पर बहुत ऊंचा है। इंडस्ट्री कोई ऐसी नहीं हो सकती। हाँ, अपवाद कुछ ऐसे ज़रूर हो सकते हैं, जैसे हमने आरंभ में बात करी थी कि कोई सरफिरा हो सकता है, निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, जो एक के बाद एक फ्लॉप झेलते हुए भी कहे कि मुझे फिल्में तो अच्छी ही बनानी है। इंडस्ट्री सब एक जैसी होती हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, आईटी इंडस्ट्री हो, कोई इंडस्ट्री हो, वो सब जंगली काम ही कर रही हैं। किसी एक उद्योग पर ही उंगली मत उठाइए। यहां तक कि आपका जो शिक्षा उद्योग है, जो एजुकेशन इंडस्ट्री है, वो भी ठीक उतनी ही जंगली है, और उसमें भी जंगल का कायदा वैसे ही चल रहा है जैसे कि सी ग्रेड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में फिल्में आती हैं ना, कहते हैं ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है। और शिक्षा को तो बहुत ऊंची चीज मानते हैं ना, पर शिक्षा जगत भी वैसे ही सी ग्रेड हो सकता है जैसे कि कोई सी ग्रेड मूवी, क्योंकि दोनों जगह काम किसका चल रहा होगा? वही पाशविकता का। एक कॉलेज है जहां पूरी पढ़ाई का, जहां के पूरे माहौल का पूरा प्रयास बस ये है कि किसी तरीके से नौकरियां लग जाएं, साम दाम दंड भेद। तो मुझे बताइए, उसको कैंपस बोलूं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? जल्दी बोलिए। क्योंकि पैसा माने क्या होता है? पैसा माने होता है कुछ ऐसा जिससे आपको भौतिक सुख मिलेगा, ठीक? अब वहां पूरी पढ़ाई हो रही है जिसका कुल उद्देश्य यही है कि कैंपस प्लेसमेंट। और इतना ही नहीं है, वहां प्रचारित भी यही किया जा रहा है, हमारे यहां आओ, इतने लाख की नौकरी लग जाएगी। ये जंगली घटना नहीं घट रही है यहां पे? ये जंगली शिक्षा नहीं है क्या? तो फिर मैं सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को दोष कैसे दूं? लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में जो हो रहा होता है वो कैमरे के सामने आपको दिखाई देता है। आप कहते हो देखो एक अर्धनग्न स्त्री है, वो नाच रही है, छी छी छी, आप ऐसे कहना शुरू कर देते हो। और एक कैंपस है जहां पर प्रोफेसर जो कुछ पढ़ा रहे हिसाब से पढ़ा रहा है कि तेरा प्लेसमेंट लग जाए, अभी जब इंटरव्यू होने आएगा तो ये जवाब दे देना। वहां आपको दिखाई नहीं देता कि वहां भी ठीक वैसा ही नंगा नाच चल रहा है? वहां नहीं दिखाई देता ना? वहां तो आपको कह रहे नहीं नहीं, यहां तो फलाना कोर्स पढ़ाया जा रहा है, फलानी स्किल डेवलप की जा रही है। अरे वहां भी नंगा ही नाच चल रहा है। और क्या हो रहा है? ये बात समझनी बहुत जरूरी है, नहीं तो हमें यह भ्रम रह जाएगा कि हमारा बाकी समाज तो बहुत अच्छा है, बस फिल्म इंडस्ट्री ही कूड़ा है। इसी भावना से जैसे ये सवाल पूछा गया है कि साहब ये बाकी सब जो उद्योग चल रहे हैं ये तो सब दूध के धुले हैं, ये फिल्म इंडस्ट्री वाले ही जो हैं इन्होंने ही आकर के भ्रष्टाचार फैला रखा है, सबको बर्बाद कर रखा है। फिल्म इंडस्ट्री में जो हो रहा है वो हर इंडस्ट्री में हो रहा है, और हर इंडस्ट्री में जो हो रहा है वो हर घर में हो रहा है। फिल्म उसको निश्चित रूप से बढ़ा चढ़ा करके दिखा देती है, क्योंकि उनको आप में उत्तेजना का संचार करके अपनी जेबें भरनी है। लेकिन मूल रूप से फिल्में जो कुछ दिखा रही हैं, देखिए वो कहानी तो घर घर की ही है। ये बात स्वीकार करने में सबको बहुत बुरी लगती है। एक छोटा सा वीडियो निकाला था संस्था की टीम ने, और उसका शीर्षक दे दिया था घर घर में पॉर्न स्टार। उसको देखा भी बहुत लोगों ने, वो विज्ञापित भी किया गया, और उस पर संस्था को गालियां भी खूब आई। बोले ऐसे थोड़ी होता है, घर घर में थोड़ी पॉर्न स्टार होते हैं, क्या बोल रहे हैं ये। मैं अपनी बात पर कायम हूं, बल्कि वो वीडियो इतना चला कि आप में से भी कई लोग हो सकता है उसी को देख करके पहली बार मेरे पास आए हो। बहुत देखा लोगों ने उसको, इतना देखा, इसी से सिद्ध होता है कि घर घर में पॉर्न स्टार। नहीं तो उस शीर्षक में इतनी रुचि क्यों होती?
हमने तो न जाने कैसे कैसे शास्त्रीय शीर्षकों वाले वीडियो भी प्रकाशित करे हैं। उनके 486 व्यूज हैं आज तक, 7 साल पहले से वो है। पर घर घर में पॉर्न स्टार कितने हो गए भाई कमलेश? 2-4 करोड़ तो हो गए होंगे आराम से। देखे ही जा रहे हैं लोग उसको, और फिर देखने में बोलते हैं छिच्छी। ऐसे थोड़ी होता है। हमारे घर तो ऊंची सभ्यता और चैतन्य संस्कृति के मंदिर हैं, इनमें ये सब नहीं होता। मैं कह रहा हूं होता है, एकदम खुला नहीं होता तो छुप छुप के होता है, बहुत स्थूल रूप से नहीं होता तो सूक्ष्म रूप से होता है, शारीरिक रूप से यदि नहीं होता तो मानसिक रूप से होता है, पर होता है। समझ में आ रही है बात? अब मुझे बताओ, करें तो क्या करें फिल्म इंडस्ट्री वाले, जब घर घर में पॉर्न स्टार। आपको कुछ और दिखाएं तो आप देख लोगे। हाल में 2 फिल्में आई जो मुझे ठीक लगी, एक 777 चार्ली और एक ये नंबी नारायणन वाली। हॉल खाली ही पड़ा था जब मैं वहां बैठा था। कहा अच्छा है, बढ़िया। और दोनों में एक बात साझा थी, उत्तेजना कहीं नहीं थी, मसाला नहीं था। न तो हवा में कारें उड़ रही थीं, न वहां कोई बैठा था जो शर्ट फाड़ करके अपनी छाती दिखा रहा हो, अपने बाजू दिखा रहा हो कि देखो मुझको। अभिनेता नहीं हूं मैं, पहलवान हूं। नहीं चली। तो ये व्यवस्था ऐसी रही है और ऐसी ही रहेगी। प्रकृति हल्की चीज नहीं है, उसने हमें जानवर बनाया है और हम जानवर ही रहने वाले हैं। जानवर हम सदा से हैं। फिर दोहरा रहा हूं, एक इमारत खड़ी कर लेने से और उस इमारत के भीतर गैजेट्स भर लेने से और कपड़े पहनकर बैठ जाने से और भाषा सीख लेने से इंसान नहीं बन जाते हम। नर नहीं हैं हम, नर पशु हैं। और हमारी सारी इंडस्ट्रीज का एक सा हाल है। जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, ये इतनी जंगली है कि इसने सारे जंगल काट डाले। सोच के देखिएगा। चाहे मुंबई के आरे की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ के जंगलों की बात हो, इसको तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोलते हो ना। इसमें इतने जंगली लोग हैं, इसमें इतने पाशविक इरादे हैं कि इन्होंने जंगल ही काट डाले। आदमी के भीतर का जंगल इतना खतरनाक है। पशुओं का जंगल तो बड़ा निरीह होता है बेचारा। आदमी का जंगल पशुओं के जंगल को तुरंत काट डालता है, कहीं के नहीं बचते हो। तो क्या उपाय है, करें क्या? वही उपाय है जिसकी चर्चा 2 बार कर चुका हूं, सिरफिरे लोग चाहिए। सिरफिरे लोग चाहिए जो प्रकृति की धारा से छिटकने का खतरा उठाने को तैयार हो। क्योंकि प्रकृति की धारा तो जैसी चली है वैसी ही चलती रहेगी। इसलिए मैं सबसे ज्यादा दोष उनको देता हूं, सबसे ज्यादा क्रोध भी मुझे उन पर आता है जो बातों को समझते हैं लेकिन फिर भी अपनी समझ पर अमल करने का जोखिम नहीं उठाते। जिन्हें कुछ समझ में ही नहीं आया,
यूं ही बेहोश घूम रहे हैं सड़कों पर, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं रहती। पर जो लोग बातों को समझने लगे हैं लेकिन फिर भी जानवरों के तरीके से ही रहे हैं, घुसे हुए हैं किसी इंडस्ट्री में और उस इंडस्ट्री के ही जंगली नियम कायदों का पालन करते हुए अपनी जेब भर रहे हैं, उनसे मुझे बड़ी आपत्ति है। क्योंकि सिर्फ यही लोग हैं जो कुछ अलग कर सकते हैं। एड़ा समझते हो क्या? पागल कि घाटा सहे जा रहा है लेकिन कह रहा है जानवर हूं नहीं अगर, तो जानवर की तरह जीऊंगा भी नहीं। और घाटा सहने में उसे बहुत तकलीफ भी नहीं हो रही है। बताओ क्यों? क्योंकि मुनाफे की बहुत मांग भी जानवर को ही होती है। जब वो व्यक्ति जानवर रह ही नहीं गया तो फिर वो बहुत मुनाफा भी नहीं मांगता। मुनाफाखोरी का लोभ भी जंगल का ही गुण है। कुछ ऐसा करूं जिसमें कुछ लाभ हो रहा हो, लाभ नहीं हो रहा तो मैं नहीं करूंगा। शेर हिरण के पीछे दौड़ रहा है, इसलिए थोड़ी कि दौड़ने में आनंद आ रहा है उसको। आओ किल्लोलें करें, मैं और हिरण क्या करते हैं, हम आगे पीछे दौड़ते हैं, मजे ले रहे हैं। शेर हिरण के पीछे क्यों दौड़ता है? बड़ी मेहनत से दौड़ता है, ठीक उतनी मेहनत से जैसे एक सीईओ लगा हुआ है पूरी मेहनत से, और लोग कहते हैं तो कितना मेहनती है, कितना मेहनती है। शेर भी उतना ही मेहनती है, पर वो मेहनत क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे जान लेनी है किसी की। जान क्यों लेनी है? क्योंकि वो देह है और देह के पास एक पेट होता है, पेट भरना है उसको। समझ में आ रही है बात? तो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे कोई क्षेत्र हो, राजनीति हो, विज्ञान हो, आप उद्योग का नाम बताइए ना, कोई उद्योग हो, शिक्षा उद्योग हो, हमें एड़े लोगों की जरूरत है। हमें ऐसों की जरूरत है जो भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा होने का साहस भी रखते हो और उस अलगाव में, उस अनूठेपन में, उस अकेलेपन में उनको आनंद भी आने लग जाए। वो उस एकांत को सिर्फ झेले ही नहीं, उसका उत्सव मनाएं। हमें ऐसे लोग चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री में भी और हर जगह, टेक्नोलॉजी में, स्वास्थ्य में, आप जितने भी उद्योगों का नाम ले सकते हो, उन सब में हमें ऐसे लोग चाहिए। नहीं तो कोई भी उद्योग होगा वो क्या होगा? जंगल का ही एक सभ्य और सांस्कृतिक रूप होगा और कुछ नहीं। ऊपर ऊपर से लगेगा कि देखो, अरे वाह, बड़ी सफाई है, ऑफिस में बड़ी सफाई है। जंगल में इतनी सफाई थोड़ी होती है। फर्श देखो कैसे चमक रहा है ऑफिस का। और आप थोड़ा सा जाके लोगों का मन देखोगे तो मन में क्या पाओगे? खून, पैने दांत, चाकुओं जैसे पंजे, हिंसक आंखें, आक्रामक इरादे, रक्त पिपासा, भीतर ही भीतर ये सब होगा। जानवर इस मामले में थोड़ा सा ईमानदार होता है, वो बाहर सफाई करके नहीं रखता। कबीर साहब ने बोला है ना कि कौवे को भला मानो बगुले से, क्योंकि बगुला कैसा है, बाहर सफेद है और पानी में खड़ा हो जाता है एक पांव उठा करके जैसे तपस्या कर रहा हो, और करता क्या है वहां? वो मछली का इंतजार कर रहे हैं। तासो ते कौवा भला, तन मन एक ही रंग। कह रहे उस बगले से तो कौवा भला है जिसका तन और मन दोनों एक रंग के हैं, जिसका बाहर भी पता चल जाता है कि काला है। इंसान बगुला है, बाहर से सफेद, भीतर से काला। जंगल कौवे जैसा है, वहां भीतर जो है बाहर भी वही, वहां पता चल जाता है।
शेर पहले आके आपसे हाथ नहीं मिलाएगा, गले नहीं मिलेगा, ये नहीं पूछेगा और भाभी जी कैसी हैं। उसको आपको मारना है, आपको देखेगा, गुर्राएगा और खत्म कर देगा। समझ में आ रही है बात? तो सबसे पहले तो ये अहंकार छोड़ दीजिए कि हम मनुष्य हैं तो हम जानवरों से तो श्रेष्ठ है ना। नहीं, हम जानवरों से ज्यादा गिरे हुए हैं। और फिर ये भ्रम छोड़ दीजिए कि कुछ चुनिंदा उद्योग ही हैं, जैसे फिल्म इंडस्ट्री, जिन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है, जिन्होंने लोगों का मन खराब कर रखा है। सबने कर रखा है। हर इंसान ने, हर उद्योग ने, हर धंधे ने, हर घर ने, सबने कर रखा है। हर उद्योग में हमको कोई एड़ा चाहिए, हर घर में हमें कोई सरफिरा चाहिए, हर स्कूल में, हर कॉलेज में हमें कोई विद्रोही चाहिए। समझ में आ रही है बात? कोई सभा हो, कोई बैठक हो, कोई मजलिस हो, हमें एक क्रांतिकारी चाहिए। और एक कह रहा हूं क्योंकि एक से ज्यादा की मुझे कोई उम्मीद नहीं है। प्रकृति का बहाव बड़ा भारी है, वो पूरी जनसंख्या को बहा ले जाता है। उसमें से कोई एक भी मिल जाए तो गनीमत है। ये उम्मीद करना कि कोई दिन आएगा जब पूरी की पूरी जनसंख्या चेतना के तल पर उठ खड़ी होगी और कहेगी ना हम जानवर हैं, ना जानवर की तरह जीना है। ये मैं चाहता तो बहुत हूं, सोचता ही भर हूं, तो ऐसा लगता है जैसे फुहार, आनंद आ गया बिल्कुल। पर वो सोच की ही बात है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। वो दिन शायद कभी नहीं आ पाएगा जब इंसान का, जब धरती का हर इंसान एकदम देवता समान हो जाएगा। वो दिन शायद कभी नहीं आएगा। वो हो सकता हो या ना हो सकता हो, लेकिन कुछ लोग तो सिरफिरे जरूर हो सकते हैं। उन्हीं लोगों के दम से ये दुनिया है। जीसस ऐसे लोगों को कहते हैं सॉल्ट ऑफ द अर्थ। यही वो कुछ गिने चुने लोग हैं जिनके कारण ये जो बाकी समाज है जिसमें पशु ही पशु हैं, ये भी बस चल पा रहा है। उन मुट्ठी भर लोगों का निर्माण करने के लिए ही हमारा भी पूरा आंदोलन है। कितनी बार मैंने बोला है कि श्रोता नहीं चाहिए, योद्धा चाहिए। लोग चाहिए जो जब यहां से वापस जाएं तो कुछ ऐसा करें जिसमें चेतना की सुगंध हो। नहीं तो जानवरों की तरह खाना कमाना ये तो हर कोई कर लेता है। और देखो अब समय वो आ गया है ना जब खाना कमाना हर आदमी कर रहा है। हर आदमी के पास पैसा है और आज नहीं है तो कल हो जाएगा। आर्थिक तरक्की जोरों से चल रही है। तो अगर आपने यही बना रखा है अपनी जिंदगी का लक्ष्य कि आपके पास भी पैसा हो, तो आपने कोई बड़ी बात नहीं कर दी, कमा भी लिया बहुत। तो आप यहां आए हैं, आप में से बहुत लोग वायु मार्ग से आए होंगे, तो एयरपोर्ट पे भीड़ कितनी देखी, जबरदस्त भीड़, भीड़ ही भीड़। मैं यहां उतरा, बारिशों में पहली बार आ रहा हूं, तो मैंने पूछा टैक्सी ड्राइवर से, मैंने कहा यहाँ इस समय भी उतनी भीड़? बोला जितनी जाड़ों में होती है, जितनी पीक सीजन में होती है, उतनी अभी भी है। होटलों के रेट जितने जाड़ों में थे उससे कुछ ज्यादा ही होंगे, कम नहीं है। और लोग दे रहे हैं। दे रहे हैं से आशय क्या है? पैसा अब सबके पास है। हर आदमी फ्लाइट से चल रहा है, हर आदमी महंगे होटल में अब रुकने की काबिलियत रखने लगा है। और जो लोग आज नहीं रख रहे, मैं कह रहा हूं वो कल रखेंगे। तो आपने कौन सा तीर मार लिया अगर आपने भी पैसा कमा लिया? तो बताइए ना।
इसी में खुश हुए जा रहे हो कि मैं अभी 5,000 वाले 10,000 वाले होटल में अब रुक लेता हूं, 15,000 वाले में हर आदमी रुक रहा है। मेरे पापा जी बजाज स्कूटर में चलते थे, मैं स्पाइस जेट में बैठ कर आया हूं, वो पूरा भरा हुआ है, तुम ही नहीं बैठे हो, सब बैठे हैं। तुमने क्या कर लिया? तुमने क्या कर लिया? कुछ करके दिखाओ ना। एड़ा वो चीज है जो कोई करके नहीं दिखा पा रहा, वो करके दिखाओ। रही होगी कभी बहुत गरीबी 100 साल पहले आज से, जब यही बहुत बड़ी बात थी कि फलाना आदमी अब 2 वक्त की रोटी खा लेता अच्छे से, मालूम है? तब एक समय ऐसा भी था जब यही बहुत बड़ी बात होती कि किसके घर में खाने को पूरा पूरा है, वो बहुत बड़ी बात होती थी। एक जमाना था जब शक्कर तक नहीं होती थी लोगों के घर में, जब शक्कर भी नहीं होती थी लोगों के घर में, तो कोई भी अगर चीज है जो खाने में अच्छी लग रही है तो उसको बोलते थे बड़ी मीठी है, बड़ी मीठी है। क्यों बोलते थे बड़ा मीठा है? क्योंकि मीठा शब्द ही दुर्लभता का द्योतक हो गया है। जो चीज दुर्लभ हो उसको बोलते थे मीठी, क्योंकि शक्कर दुर्लभ होती थी। हर आदमी के घर में शक्कर होती नहीं थी, गुड़ भी नहीं होता था, तो जो कुछ भी दुर्लभ है उसको मीठा बोलते थे। वो एक जमाना था, तब बड़ी बात होती थी कि किसी ने कुछ कमा लिया। कमा लोगे, कमा लोगे, क्या रखा है? अच्छे कपड़े पहन लिए, एक समय की बात होती थी कि बड़ी बात है, हर आदमी के पास अच्छे कपड़े, पहन लो, क्या हो गया? और पहन लेते हो ना, उसके बाद पता भी नहीं चलता कि कौन से ब्रांड का है, क्या पता, कुछ नहीं पता। गाड़ी भी आज सबके पास है, क्या कर लोगे अगर तुमने भी एक गाड़ी कमा ली तो? 2003 में मैंने अपनी पहली कार खरीदी थी, नई नई नौकरी थी तब, तो 5-6 लाख की तब आई थी, फिएट सिएना। और उसके बाद से बढ़ती कीमतों के बावजूद कारों की कीमत लगभग उतनी ही रही है, थोड़ी बहुत बढ़ी होगी। 6 लाख में आज भी आपको एक ठीक ठाक कार मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है? और 20 साल पहले भी मैंने 6 लाख में खरीदी थी। तो हर आदमी आज कार खरीद सकता है। हर आदमी क्यों खरीद सकता है जानते हो? क्योंकि हर आदमी ने खरीद रखी है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में यही होता है, जब हर आदमी कुछ खरीदता है तो चीज सस्ती हो जाती है। तो तुमने कौन सा लठ गाड़ दिया या तुमने क्या उखाड़ लिया? अगर तुमने भी कार खरीद ली तो तुम्हारे पास भी है, तुम्हारे पड़ोसी के पास भी है, और ज्यादातर घरों में एक नहीं कई कारें हैं। और मैं कह रहा हूं आज नहीं है तो कल होंगी। तो इन सबको जीवन का लक्ष्य बनाकर बैठे हो क्या? कुछ और करके दिखाओ ना। हम जब छोटे थे तो कुछ चुनिंदा दुकानें होती थी जिनमें एसी लगा होता था, तो कई बार भाग भाग के आते थे उन दुकानों में, कुछ करना नहीं है फिर भी खड़े हैं। खास तौर पे बरसात का जब मौसम हो, और उत्तर भारत की बरसात जहां चिपचिपापन होता है, उमस के साथ गर्मी, तो अब जाके वहां खड़े आते, बस खड़े हैं। आज एक एक घर में 4-4 एसी लगे हुए हैं। तो यही तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया कि 2 टन का एसी खरीद लाए, बगल का छंगूलाल भी ले आया है। तो तुमने क्या उखाड़ लिया? क्या उखाड़ लिया? कुछ और करके दिखाओ ना, है दम। वो आग कहां है जो भीतर के जंगल को जला दे?
बाहर के जंगल तो सब जला दिए, काट दिए, राख हो गए, भीतर का जंगल कब जलेगा? नहीं समझ में आ रही बात? ये हमारे बचाव का तरीका होता है। अजी साहब, समाज को तो नेताओं ने खराब कर रखा है, सब नेताओं को गोली मार दो। अच्छा, तो नेता बुरे हैं, समाज अपने आप में बड़ा अच्छा है। समाज पाक साफ है, नेताओं ने आके गंदगी मचा रखी है। अच्छा, इन नेताओं को चुना किसने? 100 रुपए के लिए तो वोट बिकते हैं, और जहाँ 100 रुपए के लिए नहीं बिकते वहाँ पर जात के नाम पे बिक जाएंगे, धर्म के नाम पे बिक जाएंगे, किसी और बेवकूफ़ी के नाम पे बिक जाएंगे। कोई आके कोई चीज़ बता दे, फ्री दे दूंगा, फ्री दे दूंगा, खट से वोट पड़ जाएगा। और नेता बुरे हैं, नेता बुरे हैं। नेता ठीक वैसे ही है जैसा घर है तुम्हारा। घर भ्रष्ट है इसलिए नेता भ्रष्ट है। और घर क्यों भ्रष्ट है? क्योंकि मन भ्रष्ट है। मन भ्रष्ट है तो घर भ्रष्ट है, घर भ्रष्ट है तो समाज भ्रष्ट है, समाज भ्रष्ट है तो नेता भ्रष्ट है। बात कुल ये है कि आम आदमी भ्रष्ट है, आम आदमी ही भ्रष्ट है। कोई मिल जाए बहुत ईमानदार नेता, उसको सबसे पहले आम आदमी उठा के बाहर फेंक देगा, क्योंकि ईमानदार नेता से सबसे ज्यादा तकलीफ आम आदमी को हो जानी है। जो भी काम कर रहे हो उसमें कुछ चैतन्य करके दिखाओ। होगी आपकी कोई भी इंडस्ट्री, आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप वकील हो सकते हैं, आप आईटी में हो सकते हैं, आप जहां भी हैं वहां होने का आपका मकसद क्या है, वहां होकर आप क्या काम कर रहे हैं। आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं, हेविली पेड, और कर क्या रहे हैं? बूचड़ खाने के लिए सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं। बड़ी बड़ी हैं फूड प्रोसेसिंग कंपनियां, वो फूड प्रोसेसिंग क्या है? वो मीट प्रोसेसिंग है। उनको भी सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। आईटी प्रोफेशनल हैं, करोड़ों में कमाते हैं, वो भी डॉलरों में, और कर क्या रहे हैं? कसाई घर का सॉफ्टवेयर लिखते हैं कि वहां पे और ज्यादा एफिशिएंटली जानवरों की हत्या हो सके। देखिए, पहले आपके पास एक आईटी बैकबोन नहीं थी, तो आप एक दिन में सिर्फ 8 लाख जानवर काट पाते थे। पर हमने जो आपको ये नया कोड लिख करके दिया है, आपका आईटी एनेबल्ड सिस्टम होगा, आप दिन में 25 लाख जानवर काटोगे। पर इनका दिखाई नहीं पड़ेगा ना। एक फिल्मी एक्ट्रेस पर्दे पर अश्लील नाच करती है तो दिखाई पड़ जाता है, सब लोग बोलते थू 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 थू, ऊपर ऊपर से थू 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 बोलते हैं, बाद में तो खूब देखते हैं। लेकिन यही जो एक आईटी प्रोफेशनल होता है, जब एक बूचड़ खाने के लिए कोड लिखता है तो किसी को दिखाई नहीं पड़ता, तो इस पे कोई थू थू करने नहीं आता। तो बहुत आसान है कि नेताओं को कह देना नेता भ्रष्ट है और फिल्म इंडस्ट्री भ्रष्ट है। मुझे बताओ भ्रष्ट कौन नहीं है? और भ्रष्ट रहेंगे, ठीक? ये उम्मीद मत करिएगा कि जब सब साफ होंगे तब हम भी साफ हो जाएंगे। सफाई अपने आप में एक विद्रोह है, एक क्रांति है। जिसे सही जीवन जीना है वो इंतजार नहीं करेगा कि जब बाकी सब सही हो जाएंगे तब हम भी सही हो जाएंगे। जिसे सही मंजिल पहुंचना है
वो ये इंतजार नहीं करेगा कि सब लोग गलत गाड़ी में सवार हैं, जब पूरी गाड़ी रुकेगी और जब सभी लोग उतरेंगे तब मैं साथ में उतरूंगा। नहीं, गलत गाड़ी में सवार हो, ट्रेन ही पूरी गलत है, भरी हुई है ट्रेन और जा रही है गलत दिशा की ओर, तुम ये तो छोड़ दो कि जब सब उतरेंगे तुम कहो मैं तभी उतरूंगा। तुम ट्रेन के रुकने का भी इंतजार मत करो, तुम चलती ट्रेन से छलांग मार दो, बुरे से बुरा क्या होगा, मर जाओगे। पर अगर जिंदा रह गए उस ट्रेन के भीतर तो जिंदगी मौत से बदतर होगी। इससे अच्छा कूद पड़ो, मर गए तो मर गए, लेकिन अगर बचोगे तो मौत जैसी जिंदगी से बच जाओगे। और ये कितनी दुर्बलता का, कैसी नपुंसकता का तर्क होता है। अजी साहब जमाना ही ऐसा है, ये तो कलयुग है साहब, ये तो कलयुग है, यहां तो ऐसा ही चलेगा, क्या कर सकते हैं, छोड़िए, राधे राधे, ये तो कलयुग है साहब, सब भ्रष्ट हैं, हम भी भ्रष्ट हैं, क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा दरिंदा ये आदमी है जो कहता है सब भ्रष्ट हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। कितना अद्भुत श्लोक सुनाया है तुमने, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। जरूर सीधे उपनिषदों से आया होगा या भगवद गीता या अष्टावक्र गीता से ही आया है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, संस्कृत में क्या कहेंगे इसको, कोई जानता हो तो बताए। वाह क्या बात बोली, घोर कलयुग है, घोर कलयुग। राम राम। कुछ नहीं कलयुग सतयुग होता, व्यक्तिगत बातें हैं। जो सही जिंदगी जी रहा है वो आज भी सतयुग में जी रहा है, जो सही जिंदगी जी रहा है वो आज भी सतयुग में जी रहा है। और तुम्हारे सामने राम खड़े हो चाहे कृष्ण खड़े हो, उससे द्वापर या त्रेता नहीं आ जाते। कृष्ण के सामने शकुनी भी था, तो कलयुग नहीं था क्या तब शकुनी के लिए? या ये कहोगे कि नहीं वो तो कृष्ण का युग था, वो कलयुग कैसे हो सकता है? कृष्ण के युग में भी शकुनी के लिए कौन सा युग चल रहा था? कलयुग ही चल रहा था। तो ये बहुत व्यक्तिगत बात होती है, आप पर निर्भर करती है। जो आपके मन की दशा है वैसा ही आपका युग चल रहा है। ये सब कुछ नहीं है कि अभी कलयुग चल रहा है, आज भी बहुतों के लिए सतयुग चल रहा है। और जब सतयुग चल रहा था तब भी अधिकांश लोगों के लिए कलयुग ही चल रहा था। ये तो आपके अंदर की बात है। राम के सामने ये सब जो राक्षस राक्षसनियां थे जो आकर के ऋषियों का यज्ञ भंग किया करते थे, जिंदा लोगों को फाड़ के खा जाते थे, तब उनका सतयुग और द्वापर युग चल रहा था। क्या चल रहा था उनका? उनका तो कलयुग ही था ना। तो कलयुग आज भी है, जो भ्रष्ट लोग हैं, और कलयुग सदा भी था। और जो सही है उसके लिए तब भी सतयुग था, आज भी सतयुग है। तो युग वगैरह का हवाला मत दीजिए, ये बेईमानी की बातें हैं। इंसान हो अगर तो उठ के खड़े हो, जानते हो अगर सही क्या है तो उस पर जी कर दिखाओ। बोल रहे हो फिल्म इंडस्ट्री में हो और लग रहा है कि वहां पर बेईमानी बहुत है, उथलापन बहुत है, तो कुछ गहरा करके दिखाओ ना। शिकायत करने से क्या होगा? नहीं नहीं तो आइए, ये फिर महोत्सव थोड़ी चल रहा है, इसको एक मातम में तब्दील कर देते हैं और सब लोग बैठ करके छातियां पीटते हैं कि हाय हाय घोर कलयुग, घोर कलयुग, जमाना ही खराब है, ये इंडस्ट्री भी खराब है, वो भी खराब है, सब कुछ खराब है। एक सामूहिक रुदन करते हैं सब मिल करके। उससे अहंकार को बड़ा सुख मिलता है कि पूरी दुनिया भ्रष्ट है और हम पाक सफा हैं, बिल्कुल। बड़ा मजा आता है। ये करने के लिए इकट्ठा हुए हैं यहां पर। मैं तो नहीं चाहूंगा ऐसा। हम्म